हेलो एवरीवन। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और कुछ एक एमसीक्यू भी लेंगे साथ में। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है? CRR। CRR का क्या फुल फॉर्म है? केस रिजर्व रेशियो। केस रिजर्व रेशियो किसको बोलते हैं हम लोग? जो भी बैंक मतलब इंडिया में रन कर रहे हैं उनको कुछ एक परसेंट डिपॉजिट रखना होता है आरबीआई के पास। ठीक है, अभी बेसिकली वो 4% चलता है, मतलब आगे पीछे हो सकता है ये। तो ये आरबीआई के पास रिजर्व रखना है बैंक को, उसको क्या बोलते हैं? CRR। अगला क्या है? SLR। इसका क्या फुल फॉर्म है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है? परसेंटेज डिपॉजिट इन गोल्ड कैश सिक्योरिटी बिफोर लेंडिंग। मतलब बैंक, ये किसको रखना है? SLR बैंक को। ठीक है, बैंक को रखना है अपने पास, ये डिपॉजिट अपने पास रखना है कुछ एक परसेंट, रूल्स के हिसाब से रहता है। और इसको क्या है कि अगर बैंक, जिस बैंक का क्या काम है मनी को देना, पर बैंक आरबीआई सेट रूल की है क्या कि आप CRR इतना अमाउंट रखिए अपने मेरे पास, SLR अपने पास इतना रखिए, उसके बाद लोगों को पैसा दीजिए। अगला क्या टर्म है? रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई बैंक को जब पैसा देता है, रेट एट विच आरबीआई लेट्स शॉर्ट टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक। ठीक है, आरबीआई अगर रेपो रेट को बढ़ाती है तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट लोन का क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा। कैसे? अगर जैसे कि सपोज क्या बैंक क्या कर रही है यहां पर, आरबीआई से पैसा लेके आ रही है अपने पास, है ना? तो उसमें क्या है कि अगर बैंक को अगर पैसा इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट रेट, अगर पैसा लेके आ रही है बैंक, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ रहा है, तो बैंक भी चाहेगी कि जिसको हम लोन दे रहे हैं उससे ज्यादा पैसा कमाए। तो इंटरेस्ट रेट जो ब्याज जो क्या करेगा, बैंक क्या करेगा? अपने ब्याज को बढ़ाएगा। तो अगर रेपो रेट बढ़ता है तो क्या होता है? ब्याज भी बढ़ेगा। ब्याज जब बढ़ेगा तो क्या होगा? महंगाई कम होगा। महंगाई कैसे कम होगा? लोगों के पास पैसा कम रहेगा। जब लोगों के पास पैसा कम रहेगा खर्च करने के लिए, तो क्या होगा? जैसे कि महंगाई कब बढ़ता है? जैसे कि कोई सामान है, जैसे कि सपोज करते हैं कि 10 केजी प्याज है, 10 केजी प्याज है, ओनियन। ठीक है, ओनियन है, इसको खरीदने वाले कितने हैं लोग? सपोज 5 लोग खरीद रहे हैं इसको, 5 लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि पैसा लोगों के पास बढ़ गया, लोगों के पास पैसा बढ़ गया, तो ओनियन तो उतना ही आ रहा है मार्केट में, पर लोगों के पास ज्यादा पैसा हो गया। अब पैसा ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका डिमांड बढ़ जाएगा प्याज का, है कि नहीं? तो डिमांड जब बढ़ जाएगा तो प्याज का रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये इसी हम लोग सुनते हैं हम लोग मार्केट में कि प्याज महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया। ठीक है, लोग जहां 1 किलो खाते थे वहां 2 किलो खा रहे हैं, अलग अलग वेराइटी का आइटम बन रहा है घर पे। तो अगर किसी चीज का अगर डिमांड ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सा बात है, अगर किसी चीज का डिमांड ज्यादा होगा तो उसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है कि नहीं? तो वही बात है, अगर लोग के पास अगर ब्याज अगर सस्ते दामों में मिलेगा तो सब लोग लोन अप्लाई करेंगे। भाई ब्याज सस्ता है, पैसे ज्यादा कर लेंगे अपने पास। जब पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो सामान तो मार्केट में उतना ही आ रहा है ना, सामान तो फिक्स है मार्केट में, पर लोगों के पास पैसा बढ़ गया। अब पैसा बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? महंगाई बढ़ जाएगा। तो आरबीआई क्या करता है? लोन को महंगा कर देगा। तो उससे क्या होगा? लोगों के पास पैसा कम रहेगा, खरीदारी कम होगा, खरीदने वाले कम रहेंगे, तो मतलब मार्केट स्टेबल रहेगा। ये चीज है। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब आरबीआई खुद मनी बोरो करे, किससे? कमर्शियल बैंक से। आरबीआई रेट इसको
रिवर्स रेपो रेट क्या बोलता है? रेट एट विच आरबीआई, जिस रेट पे आरबीआई बोरो करता है मनी कमर्शियल बैंक से। अच्छा, बैंक रेट किसको बोलते हैं हम लोग? जब आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए किसी बैंक को क्रेडिट देता है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? बैंक रेट। एमएसएफ क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये कब आता है? इमरजेंसी बोरिंग विंडो फॉर बैंक। जब इमरजेंसी कंडीशन में अगर बैंक को अगर चाहिए लोन तो आरबीआई देती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं टर्म? एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगला समझते हैं क्या है? जीडीपी। जीडीपी का क्या फुल फॉर्म है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री टेरिटरी इन ए ईयर। जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश के अंदर बन रहा है इन ए ईयर, एक साल में हमारे देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है उस सबको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, वो क्या देगा हमको? जीडीपी। अगर कोई फॉरेन कंपनी भी अगर इंडिया में अगर आके, जैसे सपोज hyundai अगर आके कंपनी कार बनाती है यहाँ इंडिया के अंदर, तो वो भी कंसिडर करेंगे हम लोग अपने जीडीपी के अंदर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री टेरिटरी इन ए ईयर जो इंक्लूड्स प्रोडक्शन बाय ए फॉरेन कंपनी। जो फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में अगर आके कोई सामान बनाती है तो उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। पर अगर इंडियन कंपनी अगर फॉरेन में जाके दूसरे कंट्री में जाके अगर गुड्स बनाती है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अगर कोई फॉरेन कंपनी, सॉरी, अगर कोई इंडियन कंपनी अगर फॉरेन कंट्री में जाके गुड्स बनाती है, गुड्स या कुछ सर्विस दे रही है, तो उसको हम लोग जीडीपी के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है जीडीपी कैलकुलेट करने का? सी आई जी एक्स प्लस एक्स माइनस एम। सी स्टैंड क्या करते हैं यहाँ पे? कंजप्शन। आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इंपोर्ट। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्या निकल जाएगा मेरा? जीडीपी। ठीक है। अच्छा, जीएनपी क्या बोलते हैं हम लोग? जीएनपी क्या है? जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए क्या है? नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम एब्रोड। अगर कोई इंडियन एब्रोड जाके अपना कंपनी सेटअप किया, इंडियन अगर एब्रोड जाके अपना कंपनी सेटअप किया, अपना कोई कंपनी सेटअप किया, वहां से गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है डिलीवर, मतलब वहां पर भी सेल कर रहा है, अपना कमा रहा है इनकम प्रॉफिट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसमें उसको भी काउंट करेंगे। किसमें? जीएनपी में। मतलब जीएनपी में हम लोग अगर कोई फॉरेन कंपनी आए, फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आके काम करे वो भी काउंट होगा, और इंडियन अगर एब्रोड जाके कोई काम करे वो भी काउंट होगा। पर जीडीपी के अंदर क्या हम लोग कर रहे थे? जीडीपी के अंदर अगर इंडियन कंपनी अगर फॉरेन में जाए कुछ काम करती है तो उसको काउंट नहीं कर रहे थे, पर जीएनपी के अंदर हम लोग दोनों को काउंट कर रहे हैं। फॉरेन कंपनी को भी जो इंडिया में काम कर रही है, और इंडियन कंपनी भी जो एब्रोड में काम कर रही है। तो जीएनपी क्या हुआ? जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम एब्रोड, इनकम अर्न्ड बाय इंडियंस एब्रोड। अच्छा, एनएनपी क्या है? एक टर्म क्या है? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन। जीएनपी जो भी हम लोग कैलकुलेट किए ऊपर में, डिप्रेसिएशन क्या बोलते हैं हम लोग? हो सकता है कोई कंपनी कुछ बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसमें कई बार होता है कि कोई सामान टूट जाए, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है डिप्रेसिएशन का वैल्यू मतलब क्या है? वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट। अगर कोई सामान में डिफेक्ट आ जाए, ये सब आ जाए, तो उसको घटा देंगे डिप्रेसिएशन को, तो क्या निकल जाएगा मेरा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, नेशनल इनकम किसको बोलेंगे हम लोग? एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। एनएनपी क्या है जो भी हम कैलकुलेट किए यहां पे? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट
एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। जो भी इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग देते हैं और प्लस सब्सिडी, अगर उसको घटा देते क्या निकल जाएगा, वो नेशनल इनकम। और अगर नेशनल इनकम, अगर एक फैक्टर कॉस्ट बात करें, नेशनल इनकम किसके इक्विवेलेंट होता है, नेशनल नेशनल क्या था ये, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वो भी सेम ही टर्म है, मतलब एनआई अगर निकालें हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं एनआई, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, और कुछ देख लेते हैं हम लोग, कुछ एक सिंगल मतलब वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फिफ्थ ईयर प्लान का क्या मोटिव था, गरीबी हटाओ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसको बोलते हैं हम लोग, लो ग्रोथ रेट बिफोर 1991 रिफॉर्म्स। 1991 रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, हमारा अपना इकोनॉमी हम लोग एक्सपेंड किए, फॉरेन मार्केट को अलाउ किया हम लोग अपने इंडिया में, एक टाइप से ग्लोबलाइजेशन आया यहाँ पे, हमारा मार्केट क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आया हमारे कंट्री में। ठीक है, हम लोग दूसरे कंट्री फॉरेन कंपनी को भी अलाउ किया, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम हम लोग बहुत सारे कंपनी को, बहुत सारे क्या हम लोग फॉरेन कंपनी को मतलब समझे तो मतलब टाइप से बॉयकॉट कर रहे थे हम लोग। पर नरसिम्हा राव कमेटी जो आया, पीएम आए हमारे नरसिम्हा राव, उन्होंने लिबरेशन किया इकोनॉमी को, और 1991 में रिफॉर्म आया जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो अगर बात करें हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को, तो किसको बोलेंगे हम लोग, लो ग्रोथ रेट बिफोर 1991 रिफॉर्म। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन लागू करता है, यूएनडीपी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटकम कौन लागू करता है, आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम। तो याद करने के लिए क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम। मॉनेटरी मतलब जैसे मनी जैसा आ रहा है वर्ड, तो मनी मतलब कि इकोनॉमिक। और हम लोग कई बार सुनते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसका, ये किसका है, रिलीज कौन करता है, यूएनडीपी। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, ये किसका काम है, वर्ल्ड बैंक का। अच्छा, वर्ल्ड बैंक कई बार हम लोग सुनते हैं बहुत सारे स्कीम में वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, तो वर्ल्ड बैंक हम लोग इसे याद कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है डेवलपमेंट का काम देखता है, बहुत सारी चीजों में वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है मनी देके। तो याद करने के लिए क्या है, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा इशू होता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ट्रेड डिस्प्यूट अगर हो गया तो उसको कौन डील करेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर दो देशों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है ट्रेड को लेके, तो कौन उसको सुनता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एनएसओ का क्या काम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, मिल्क रेगुलेशन से। जो इनके मतलब किनको माना जाता है ये, मतलब मिल्क रेगुलेशन के लिए किनको श्रेय दिया जाता है, वर्गीस कुरियन को। पोल्ट्री जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो पोल्ट्री जो रेगुलेशन उसको क्या बोलेंगे, सिल्वर रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। फर्टिलाइजर जो रेगुलेशन आया कंट्री में उसको किस नाम से जाना जाता है, ग्रे रेगुलेशन के नाम से। ये थोड़ा गलत हो गया, 5 ईयर प्लान ये नहीं है, इसको काट देना। नेहरू महालनोबिस मॉडल, ये किसका मॉडल है, कब का मॉडल है ये, सेकेंड 5 ईयर प्लान का मॉडल है ये। अच्छा, रंगराजन जो कमेटी है वो किस पे फोकस था, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर फोकस था। पहला जो मॉडल था, पहला 5 ईयर प्लान था हम लोगों का, क्या था, किसके रिलेटेड था, एग्रीकल्चर को फोकस मेन कर रहे थे हम लोग, जो कि कौन सा मॉडल बोलते हैं, हेरोल्ड डोमर मॉडल। सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस कौन सा मॉडल है ये, महालनोबिस मॉडल। थर्ड 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री को लेके था, पर ये फेल कर गया हमारा, क्यों, वार और ड्रोट के कारण। बहुत सारा लड़ाई लड़े हम लोग इस बीच में, पाकिस्तान से, आई थिंक हाँ पाकिस्तान से ही लड़ाई था इस बीच में। और 5th ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान कौन सा था, गरीबी हटाओ को लेके। अगला क्या है, रोलिंग प्लान। कब आया रोलिंग प्लान, 1978 और 80 में, कॉन्सेप्ट बाय गुनर मेरिडल। 6th 5 ईयर प्लान
किसको लेके था? पॉवर्टी हटाने, गरीबी हटाने को लेके, मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान देना था। 7th 5 ईयर प्लान फूड, वर्क, प्रोडक्टिविटी को लेके था। 8th 5 ईयर प्लान ह्यूमन डेवलपमेंट, एलपीजी रिफॉर्म्स। 9th 5 ईयर प्लान ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। 10th 5 ईयर प्लान पॉवर्टी घटाओ, टारगेट 8% ग्रोथ का। 11th 5 ईयर प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका विकास का, ठीक है। 12th 5 ईयर प्लान क्या है? फास्टर, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव ग्रोथ। और इसके बाद क्या हुआ? ये 5 ईयर प्लान जो हम लोग है हटा के किसको ले आए हम लोग? नीति आयोग को। 12th 5 ईयर प्लान तक ही चला हमारा। उसके बाद किसको आ गया हमारा? ये डिपार्टमेंट नीति आयोग। नीति आयोग कब आया है? 2015 में, याद रखना है इसको। कुछ एक कमेटी है, चेलिया कमेटी, किसको डिस्कस किया? टैक्स रिफॉर्म्स को लेके। रंगाराजन कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी को लेके। एफआरबीएम एक्ट, एफआरबीएम एक्ट क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये किसको लेके है? कंट्रोल करना है फिजिकल डिफिसिट एंड डेब्ट को। अच्छा, फिजिकल डिफिसिट समझते हैं हम लोग, बजट थोड़ा समझते हैं, बजट क्या क्या है। तो देखते हैं अभी हम लोग थोड़ा सा स्लाइड्स में। सबसे पहले जिसे बजट कैसे आता है, देखिए हम लोग अगर पहले आएगा क्या, बजट के अंदर दो तरह का हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, बजट को। तो बजट के अंदर क्या क्या आएगा? रेवेन्यू बजट, और क्या है? कैपिटल बजट। यूनियन बजट दो तरह में दो पार्ट में डिवाइड होता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। और रेवेन्यू बजट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। एक क्या आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, और इसको किस में लिखेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या क्या आएगा? दो पार्ट इसका आएगा, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है। पहले इसको समझते हैं हम लोग। यूनियन बजट दो पार्ट में डिवाइड किया हम लोग, रेवेन्यू बजट और किसमें डिवाइड किया? रेवेन्यू बजट और एक अगला कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर दो पार्ट आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या क्या आएगा? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? टैक्स रेवेन्यू के अंदर क्या क्या आएगा? डायरेक्ट टैक्स। ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक क्या आएगा? डायरेक्ट टैक्स, और एक क्या आएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स रेवेन्यू क्या किस में आएगा? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, कैपिटल बजट को समझते हैं। कैपिटल बजट भी दो तरह का आएगा,
पहला किस में आएगा? कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये पूरा बजट का स्ट्रक्चर है, पूरा बजट इस तरीका से हम लोग को समझना है। अच्छा, एक एक करके हम लोग समझते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को। अब कि डायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा, अगले स्लाइड में देखते हैं। कौन सा पार्ट था हमारा ऊपर में? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू ये वाला पार्ट को लिख रहे हैं हम लोग, इस वाला पार्ट को। टैक्स रेवेन्यू इसमें क्या क्या था? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसको बोलेंगे हम लोग? जो इनकम टैक्स से आए, इनकम टैक्स वो क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगता है? कंपनियों पे। इनकम टैक्स अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉयड पर्सन है वो क्या भरता है? इनकम टैक्स भरता है। कॉर्पोरेट कोई कंपनी है तो कंपनी को भी टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, वो किस में आएगा? डायरेक्ट टैक्स के अंदर। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स कौन कौन सा आएगा? जीएसटी। हम लोग इनडायरेक्ट, जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। और क्या आएगा? कस्टम, सब किस में आएगा? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। अगला क्या था पार्ट इसमें? नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसी में समझते हैं हम लोग। टैक्स रेवेन्यू एक हो गया, और अगला अगला क्या था इसके अंदर? नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू किसको बोलेंगे हम लोग? नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर कोई डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू, डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू, पीएसयू क्या हो गया यहाँ पे? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर गवर्नमेंट का कोई कंपनी है, अगर वहां से गवर्नमेंट को कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो किसमें आएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है। और क्या है? अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट कमा रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट किसी को लोन दिया है, उससे का जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको किसमें रखेंगे हम लोग? नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। अगला क्या पार्ट है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला हम लोग समझते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है? एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? खर्च। यहां पर क्या होता है? सरकार का, यहां सरकार का कमाई है। ये डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आएगा? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी से कमाई हो गया, कस्टम से कमाई हो गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हुआ? डिविडेंड, कोई प्रॉफिट मिला, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो भी पीएसयू में जैसे सेल हो गया, सेल, या फिर और कौन सा, कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल हो गया। अगर ये सब कुछ बना रही है, सेल कर रही है दूसरे कंपनी को, उससे जो प्रॉफिट हुआ वो किस पे जाएगा? किस में जाएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू में। और अगर कोई ब्याज अगर सरकार कमा रही हो, किस में ऐड करेंगे हम लोग? नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। अगला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का खर्चा। किस में खर्चा होता है गवर्नमेंट का? इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर विच डज नॉट क्रिएट एसेट। एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा सरकार का, पर ये एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है इससे,
एक्सपेंडिचर विच डज नॉट क्रिएट एसेट। यहां क्या हो रहा है, एसेट सरकार का नहीं बन रहा है इसके अंदर। तो कौन कौन सा आएगा इसमें, सैलरी देना हुआ, गवर्नमेंट का अगर क्या हुआ, सैलरी देना हुआ, तो ये एसेट तो नहीं क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट के लिए, सैलरी दे रहे हैं गवर्नमेंट, जैसे कोई टीचर को देना हुआ या फिर कोई सर्विस में है उस व्यक्ति को देना हुआ। और क्या हो सकता है इसमें, जैसे पेंशन देते हैं सरकार, उसमें भी गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट, मतलब गवर्नमेंट क्या एसेट को क्रिएट नहीं हो रहा है पेंशन देने में। और क्या हो सकता है, अब जैसे कोई सब्सिडी देते हैं, सरकार देती है सब्सिडीज, सब सुने होंगे, जैसे कि गैस अगर कोई खरीदता है तो उसमें भी सरकार एक अकाउंट में पैसा भेजती है, कुछ पैसा, वो क्या है, सब्सिडी है। अब जैसे फार्मर लोग खरीदते हैं फर्टिलाइजर, जैसे फार्मर खरीदेंगे फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर खरीदे तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या देती है, कुछ सब्सिडी देती है। अगर 400 रुपये का बोड़ा हुआ तो 100 रुपया क्या करेगी गवर्नमेंट, सब्सिडी दे देगी कि 300 रुपया में ही आपको मिलेगा। अगर कोई कंपनी सेल कर रही है, जैसे यूरिया होता है, तो यूरिया ये सब में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है। जो रेट मार्केट में है उसके वो सस्ते दाम में देती है फार्मर को, ताकि अच्छे से अनाज उगा सके वो लोग। तो ये सब क्या है, सब्सिडी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आ रहा है, एक्सपेंडिचर विच डज नॉट क्रिएट एसेट। एग्जांपल में क्या हुआ, सैलरी देना, पेंशन, सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट लोगों को मदद कर रहा है इससे। तो क्या है, गवर्नमेंट का क्या एक्सपेंडिचर है, खर्च है ये। अब जैसे डिफेंस को अगर, जैसे डिफेंस में जो आर्मी लोग हैं तो उनको पेमेंट करना हुआ है कि नहीं, तो ये सारा क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ये। और एक और है, जैसे कि इंटरेस्ट पे करना हुआ। अगर गवर्नमेंट अगर लोन ले रखी है तो गवर्नमेंट भी पैसा पे करती है, तो इंटरेस्ट अगर पे कर रही है गवर्नमेंट, वो किस में आ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। अब समझते हैं हम लोग कैपिटल रिसिप्ट को। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर क्या क्या आएगा, रिसिप्ट, इसको क्या बोलेंगे, रिसिप्ट टू क्रिएट लायबिलिटी, रिसिप्ट विच क्रिएट लायबिलिटी। मतलब सरकार के लिए क्या है, ये कर्ज है। कैसे कर्ज है समझते हैं अभी। जैसे कि बोरोइंग, अगर सरकार पैसा कहीं से उठा रही है, अगर सरकार क्या कर रही है, पैसा उठा रही है, तो बोरो कर रही है मनी। अब पैसा बोरो हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा एक दिन। तो क्या है, वो लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, कर्ज बन रहा है सरकार के लिए। और जैसे क्या, जिसे देखते हैं लोग, सुनते हैं कि लोन ले रखी है सरकार, एक्सटर्नल लोन, बोरोइंग है ना, लोन कभी लेती है, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ गया, या फिर और कभी कोई और, या फिर कोई बिल, जो ट्रेजरी बिल होता है, या गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करके पैसा उठाती है सरकार। तो ये सब क्या है, सरकार के लिए क्या है, सब लायबिलिटी है। या फिर बॉन्ड इशू करके, बॉन्ड मतलब कि सरकार को एक दिन पे करना है पैसा। जैसे बॉन्ड इशू कब करती है सरकार, बॉन्ड इशू कर दी जब सरकार के पास पैसा नहीं है। अब जैसे बॉन्ड इशू कर दी तो कंपनी बॉन्ड खरीदा, कंपनी क्या करता, बॉन्ड खरीदा तो एक दिन देना है, बॉन्ड का पैसा पे करना है ना, ठीक है, रिटर्न करना है उसको, उसके मतलब कुछ प्रॉफिट के साथ, ठीक है। अगला क्या है, इसी के अंदर क्या आता है, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट
इसमें अंदर क्या है, जैसे सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपना जो निवेश है वो शेयर कर रही है प्राइवेट कंपनी के साथ। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, जो भी सरकार का अगर कोई कंपनी है, कंपनी में अगर शेयर सरकार का सपोज पहले से 100% का शेयर है, मतलब जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा ये पूरा शेयर कंपनी का जो भी प्रॉफिट है सारा सरकार रखेगी। पर अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि सरकार के पास कुछ प्रॉफिट जाएगा, 50% सरकार के पास, ऐसे कुछ रहेगा, मतलब रूल रहेगा 50% सरकार के पास प्रॉफिट और 50% प्राइवेट कंपनी के पास। तो इस केस में क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट की सरकार। इसमें क्या हुआ, रिसिप्ट, एक और इसको टर्म से समझते हैं हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट। इसका मतलब क्या हुआ, रिसिप्ट विच क्रिएट्स लायबिलिटी एंड रिड्यूसेस एसेट। सरकार का जो क्या करती है, ये एसेट को घटाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग तो सरकार अपना एसेट घटा रही है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एसेट रिड्यूस का। जो डिसइन्वेस्टमेंट वाला एग्जांपल किसका हो गया, ये एसेट रिड्यूस का। आगे समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या टर्म है, जैसे कि एक्सपेंडिचर विच क्रिएट्स एसेट, एक्सपेंडिचर विच क्रिएट which creates asset। अब कैसे एसेट क्रिएट होगा, और एक और इसको टर्म बोलते हैं हम लोग क्या, रिड्यूस लायबिलिटीज, रिड्यूस लायबिलिटीज। समझते हैं दोनों को, पहले समझते हैं कि एक्सपेंडिचर कैसे क्रिएट करेगा एसेट को। जैसे जैसे गवर्नमेंट क्या कर दी, ब्रिज बना दी, ब्रिज बनवा दी, स्कूल बनवा दी, स्कूल बिल्डिंग, ठीक है, स्कूल बन गया, या फिर कोई हॉस्पिटल बन गया। ये सब सरकार का क्या है, सरकार खर्च कर रही है, पर क्या बना रही है, अपने लिए एक एसेट तैयार कर रही है। एसेट हो रहा है ना, जैसे कल के डेट में ब्रिज से बहुत सारा क्या होगा, इनकम होगा। अगर ब्रिज बनवा दिया गया तो गाड़ी आने जाना अच्छे से होगा, स्कूल बन गया तो बच्चा लोग पढ़ेगा, उससे गवर्नमेंट का मतलब बच्चा लोग पढ़ेगा, कुछ और इनकम होगा जनरेट, ठीक है। हॉस्पिटल बन गया तो पब्लिक वेलफेयर में गया, एसेट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट का क्या है, सब ये सब एसेट है ये सब। अच्छा, और क्या है, अगर हम लोग रीपेमेंट करते हैं, रीपेमेंट ऑफ पास्ट बोरिंग, रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ पास्ट बोरिंग मतलब कि ये क्या है, अगर सरकार के पास पैसा था लिया हुआ किसी का कर्ज, उसको सरकार पे कर रही है, यानी कि अपना कर्जा घटा रही है, तो क्या कर रही है, रिड्यूस लायबिलिटीज। किसके अंदर आएगा ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। कुछ एक और समझते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं स्लाइड से, जो पढ़े हम लोग टर्म, उसको स्लाइड से देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या था। ठीक है, हम लोग स्लाइड से समझते थोड़ा जो हम लोग पढ़े हैं अभी। क्या क्या आया, रेवेन्यू बजट, उसके अंदर क्या क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, और रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या क्या आएगा, टैक्स रेवेन्यू,
और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या है, कहाँ से जनरेट होगा, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स से और कॉर्पोरेट टैक्स से। इनडायरेक्ट टैक्स से क्या आएगा, जीएसटी, कस्टम से, एक्साइज से। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयू से, आरबीआई से। इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट, जो भी कमाई होगा गवर्नमेंट का इंटरेस्ट से, वो किसमें आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। और एक और क्या पार्ट था हमारा रेवेन्यू बजट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो दो तरीका से है, सैलरी से, पेंशन से और इंटरेस्ट पेमेंट से। ये क्या एक्सपेंडिचर, सरकार का पैसा जा रहा है सैलरी से, पेंशन से और इंटरेस्ट पेमेंट से। अगला क्या है, और किससे जाता है, सब्सिडीज से। डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंस, डिफेंस में खर्चा होता है पैसा। कैपिटल बजट में क्या क्या था, कैपिटल रिसिप्ट, मतलब कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, बोरोइंग, मार्केट बोरोइंग जो सरकार करती है, बॉन्ड से, ट्रेजरी बिल से, एक्सटर्नल लोन से, जो भी बोरोइंग है गवर्नमेंट का, वो किसमें आएगा, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। और नॉन डेब्ट रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट जो भी कर रही है गवर्नमेंट ओएनजीसी का या फिर लोन रिकवरी से, वो किसमें आएगा, नॉन डेब्ट रिसिप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नॉन डेब्ट रिसिप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, जो सरकार खर्च कर रही है किसमें, रोड्स में, ब्रिजेज में, रेलवे में, इन्वेस्टमेंट इन पीएसयू, लोन टू स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और अगर सरकार कुछ चुका रही है पैसा, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, पैसा क्या कर रही है सरकार, चुका रही है, तो सब किसमें आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कुछ एक और टर्म देख लेते हैं हम लोग। फिजिकल डेफिसिट किसको कहते हैं हम लोग, फिजिकल डेफिसिट किसको कहेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च और टोटल कमाई, जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या क्या था, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू था ना। तो टैक्स रेवेन्यू के अंदर क्या क्या था, टैक्स रेवेन्यू के अंदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या था, सरकार का कमाई था, ये टोटल खर्चा, फिजिकल डेफिसिट मतलब नेट जो डेफिसिट कितना है सरकार का, यानी खर्च ज्यादा और कमाई कम, इसलिए माइनस कर रहे हैं हम लोग। तो डायरेक्ट टैक्स से जो कमाई हुआ और इनडायरेक्ट टैक्स से जो कमाई हुआ वो प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या देखे थे अभी हम लोग, डिसइन्वेस्टमेंट देखे थे अभी, जो डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा है सरकार का, डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा है, यहां देखे थे स्लाइड में हम लोग अभी। डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू, नॉन डेब्ट नहीं सॉरी, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट ये। डिसइन्वेस्टमेंट, ये जो टर्म था डिसइन्वेस्टमेंट, यहां से जो पैसा आ रहा है सरकार के पास, और तो ये क्या बन गया मेरा, फिजिकल डेफिसिट। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था, टैक्स प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। यूनियन बजट किसका, कौन कौन से पार्टों बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू बजट प्लस कैपिटल बजट। ट्रेड डेफिसिट किसको बोलते हैं हम लोग,
अगर इंपोर्ट्स हम लोग का ज्यादा है, यानी कि दूसरे देश से हम लोग ज्यादा मंगा रहे हैं और एक्सपोर्ट मतलब कम भेज रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट होगा। अगला क्या है, इंडिया ट्रेड डेफिसिट कितना अभी चल रहा है इंडिया का, एक्सपोर्ट हम लोग कितना कर रहे हैं, $437 बिलियन, और इंपोर्ट मंगा कितना रहे हैं, $674 बिलियन। मतलब हम लोग का एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। फिजिकल डेफिसिट पढ़े अभी हम लोग। प्राइमरी डेफिसिट किसको बोलेंगे हम लोग, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर जो फिजिकल डेफिसिट जो भी आएगा उसमें से अगर इंटरेस्ट पेमेंट घटा दे हम लोग, तो क्या हमारा है, प्राइमरी डेफिसिट। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना है किसी बोरोइंग को लेके। जैसे अगर हम लोग लोन लिए हुए हैं, बोरोइंग मतलब लोन लिए हुए हैं, सपोज वर्ल्ड बैंक से लिए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक से या फिर कोई और संस्था से लिए हुए हैं, उसका अगर हम लोग को देना है इंटरेस्ट पेमेंट, उसको घटा दे तो क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटा देंगे पे। फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व क्या किसको बोलते हैं हम लोग, जो भी हमारे फॉरेन करेंसी एसेट है आरबीआई के पास, गोल्ड, एसडीआर, आईएमएफ रिजर्व, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिजर्व पोजीशन, ये सब किसके अंदर आएगा, फॉरेक्स रिजर्व के अंदर। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व कितना है अभी हमारे पास है, $650 बिलियन। ट्रांसफर पेमेंट एक टर्म है, इसको बोला जाता है ट्रांसफर पेमेंट। अगर पेमेंट विदाउट प्रोडक्शन इन रिटर्न, सपोज अगर हम लोग किसी को पेंशन दे रहे हैं, तो पेंशन अगर हम लोग किसी को दे रहे हैं तो हम लोगों को रिटर्न तो नहीं मिल रहा है, बस पेमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो वैसा पेमेंट जिसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं आ रहा है, प्रोडक्शन इन रिटर्न नहीं है, इसको बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर पेमेंट। जैसे कि पेंशन, सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है। अगला क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा है, मतलब क्या क्या चीज से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है, मतलब रैंक कैसे तैयार होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, लोग मतलब कितना जी रहे हैं, एजुकेशन कैसा है, पर कैपिटा इनकम कितना है लोगों का, और भी क्राइटेरिया है इसमें। ठीक है, फिर आज हम लोग समझे बजट पार्ट को और क्या क्या टर्म है, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।